रिमोट लाओ ना यार। कंप्यूटर भी ऑन नहीं है, 15 मिनट इसमें लगेंगे मेरे को। हाँ जी, ऐसा कोई भी नहीं जिसके सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, सिंगल पर्सन नहीं है। कोई बात नहीं, 4-5 ही गलत हुए हैं। अच्छा अच्छा, सारे सही वाला, एक गलत वाला भी कोई नहीं है, है? शाबाश। 10 गलत होने का मतलब है एग्जाम में 36 नंबर पीछे होना, 40 नंबर पीछे होना, बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा तो नहीं पढ़ाया था मैंने यार। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। वो जो मैंने पूछा था कि भाई एक 36 एटीपी टोटल बन रहे हैं, एक रैप दो ग्लूकोज से क्रैप साइकिल से कितने आएंगे, वो लग गए बैलेट एस्पार्टेट ग्लिसरॉल फॉस्फेट सोचने में। क्वेश्चन तो रियल दूसरी लाइन से था, पहली लाइन में चाहे 38 बने चाहे 36 बने। मैंने तो सिर्फ क्रैप साइकिल का पूछा था ना। हाँ कोई बात नहीं, 22 आना था आंसर उसका। पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन की है बच्चों ने, मजेदार। चलो जी, अब उसको छोड़ के इधर आओ, सीधे बैठेंगे सब और ऊपर ध्यान होगा सबका बोर्ड पे, है ना? अभी तो हम डाइवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, टैक्सोनॉमी, और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा है कि फ्लो छोड़ दिया था, कुछ तो शनिवार को आए भी नहीं थे क्लास में क्योंकि संडे को पेपर था इसलिए, है ना? तो हमने टैक्सोनॉमी में अभी तक आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, नोमेनक्लेचर पढ़ा और क्लासिफिकेशन पढ़ा। हमने आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स के बेसिस पर किया है, कैरेक्टर के बेसिस पर नोमेनक्लेचर किया। नोमेनक्लेचर में हम बाइनोमियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, हालांकि पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल भी हमारे पास है, लेकिन फॉलो हम बाइनोमियल सिस्टम को ही करेंगे। और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो क्लासिफिकेशन हमने टाइप पढ़े 4 जो कि आज चल रहे हैं रेशनल क्लासिफिकेशन में, जिसमें पहला प्रैक्टिकल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा नेचुरल और चौथा। और हम कहते हैं कि हम जो टैक्सोनॉमी में फॉलो करेंगे वो नेचुरल फॉलो करेंगे, उसमें भी फाइलोजेनेटिक। सही है बात या नहीं? और पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन तो अरिस्टोटल ने दे दिया था, लेकिन हमें जो पढ़ाया गया है वो लीनियस का पढ़ाया गया है यहाँ पर। सही है बात या नहीं? और हम जो फॉलो करेंगे वो आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन होगा, जो कि एक नेचुरल क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद अपनी बात हुई बच्चे टेक्सोनॉमिकल एड्स के लिए कि आपको हर्बेरियम बनाना पड़ेगा प्लांट का। दूसरी बात हुई बोटेनिकल गार्डन की और जूलॉजिकल पार्क की। बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क से जब बात हुई तो मैं बता रहा, जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो काउंटर में बच्चों ने आके मुझे कहा कि पहले बात चल रही थी एक्सिटू इंसिटू वाली, तो मैंने कहा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इंसिटू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो आप एक्सिटू को ही आंसर करेंगे। उसका रीजन ये है कि भाई एक जैसे कोटा में मान लो बोटेनिकल गार्डन आप बना रहे हो, तो इसमें अगर आपने 200 प्लांट रखे, यहाँ के 200 प्लांट रखे, तो वो तो यहाँ के 200 प्लांट इस एनवायरमेंट के हैं ही। तो मान लीजिए 100 प्लांट में बाहर से लाके इस एनवायरमेंट में ग्रो करवा रहा हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि क्यूरेटर का काम ही ये है मेंटेन करना गार्डन। तो बताइए कि 100 प्लांट जो बाहर से ग्रो कर रहे हैं वो कैसे हो गए यहाँ पर एक्स2 हो गए। तो हम घर में खुद के बच्चों को उतनी इज्जत नहीं देते जितने की मेहमान के बच्चों को देते हैं, कहते हैं 2 ही दिन आया यार, दे दे खिलौने इसको, कोई बात नहीं। तो इसलिए उस हिसाब से बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क कभी भी आपसे पूछे जाए तो आप उसको एक्स2 में आंसर करिए उसका। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन वो प्रॉपर कभी भी एक्स2 नहीं होता, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे? एक्स2। फिर उसके बाद हमने बोटेनिकल गार्डन की बात की, बोटेनिकल गार्डन के बाद जूलॉजिकल पार्क, फिर हमने पढ़ा म्यूजियम, म्यूजियम के बाद कीज। कीज हमने कहा कि बुकलेट है अलग अलग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के लिए, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हमने 4 किताबें और पढ़ी थी, जिसमें पहला था कैटलॉग, दूसरा मैनुअल, तीसरा फ्लोरा और नंबर 4 पे मोनोग्राफ। और मोनोग्राफ में एक टैक्सोन की जानकारी दी जाती है। सही है बात या नहीं? तो काउंटर के बच्चा आया था मेरे पास जिसने मुझे ये कहा कि फिर आप टैक्सोन की एक जानकारी दे रहे हो, उसमें और फ्लोरा में क्या फर्क है? तो वो पहले टैक्सोन समझ जाओगे तो आपको फ्लोरा और टैक्सोन दोनों में समझ डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता के गया था कि कैटेगरी हमारे पास 7 है। पहली कौन सी है? दूसरा, तीसरा क्लास, नंबर 4 ऑर्डर, नंबर 5 फैमिली, नंबर 6 जीनस और नंबर 7 स्पीसीज। सही है बात या नहीं? आपको ये बात याद रखनी है कि 7 एसेंशियल कैटेगरीज, क्या बोलेंगे?
इसके अलावा भी हो सकती हैं, 7 के अलावा भी, लेकिन वो एसेंशियल कैटेगरी कितनी है? 7 है। हमने 2 प्लांट्स के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था मैंगो के लिए और एक हमने पढ़ा था वीट के लिए। सही है, हमने कहा दोनों कौन से किंगडम के हैं? प्लांटी किंगडम के हैं। सही है, डिवीजन बताओ मैंगो का। वेरी गुड, एंजियोस्पर्मी। बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं ना। एंजियोस्पर्म में भी ऑर्डर कैसा? स्पिंडल्स। फैमिली कौन सी? एनाकार्डियेसी। याद कर लो बच्चे, इसको तो बोलना ही पड़ेगा अपने को, है ना। जीनस और स्पीसीज। मैंजीफेरा इंडिका। अकेला इंडिका बोलोगे तो पिटोगे। हाँ, आप टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हो, वो टाटा की कार थोड़ी पढ़ रहे हो। इंडिका नहीं, मैंजीफेरा इंडिका आएगा स्पीसीज का नाम, सिर्फ इंडिका नहीं। इधर वीट के लिए प्लांटी में है क्या? एंजियोस्पर्मी है, डाइकोट नहीं है, बोलो मोनोकोट है। सही है, पोएल्स। शाबाश, ट्रेटिकम एस्टिकम। चलो, ये मैं आपको बता के गया। फिर मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन में जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होती हैं उनको हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में भी पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि अगर आप टैक्सोनॉमिस्ट हैं और आपने कोई अननोन प्लांट अभी अभी नया नया ढूंढा है तो आप ऐसे चलोगे, क्योंकि आप पहले क्या करोगे? कैरेक्टर्स लिखोगे और कैरेक्टर के बेसिस पर क्या दोगे? नाम दोगे। तो नाम पहले आप किसका दोगे? स्पीसीज का। तो स्पीसीज के नाम में पहले और फिर, तो ये दोनों चीजें तो आई जाएंगी ना यहाँ पे, यस और नो। फिर इनको मैच करते जाएंगे किस में आ रहे हैं और फिर फिक्स कर देंगे वो यहाँ पर आ गया। सही है बात या नहीं? लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है, क्या है, तो स्टूडेंट के तौर पर हम इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी ने आपको इधर से पढ़ाना शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि भाई आप तो टैक्सोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग चलो, ऐसे पढ़ रहे हैं अपने। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो। तो बताइए, कैटेगरीज को हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स में पढ़ सकते हैं। ये जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसका एड्रेस है, उस तक पहुंचने का एक जरिया है कि अगर आप करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के थ्रू एक स्पीसीज तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये 7 उसकी जो कैटेगरीज हैं, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये आपको पता होनी चाहिए। इससे आप पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म तक पहुंच पाते हैं, उसके कैरेक्टर्स को समझ पाते हैं। सही है बात या नहीं? अब सबसे पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर करूंगी, यहाँ एक आपको 3 टर्म याद करनी है। एक तो कॉमन कैरेक्टर या स्पेसिफिक कैरेक्टर, और एक आपको याद करना है जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर ऐसे समझो जो सबका ही है। बोलो, जनरल कैरेक्टर वो जो, कॉमन कैरेक्टर या स्पेसिफिक वो जो मेरा है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? जनरल कैरेक्टर सबका ही है, लेकिन कॉमन कैरेक्टर जो, आप बताओ कि यहां पर जनरल कैरेक्टर सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन जब आप इसके डिवीजन में आ जाओगे ना, किंगडम से छोटी कैटेगरी में, तो आप इसके कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करोगे कि भाई डिवीजन पे अगर 2 प्लांट है तो इनमें कौन कौन से कैरेक्टर कॉमन है। उससे नीचे आओगे तो किस पे आओगे? क्लास में और ज्यादा कॉमन हो जाओगे, और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे। क्लास के बाद कहां होगे? ऑर्डर में और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? यस। क्या आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं? वेरी गुड। आप 12th पास आउट है? वेरी गुड। क्या कोटा में सिर्फ आप ही 12th पास आउट है? कोटा में बहुत सारे 12th पास आउट बच्चे हैं। सही है बात या नहीं? यस और नो? तो बताओ, सबके जनरल कैरेक्टर तो एक जैसे ही कि सबने 12वीं पास की है। सही है बात या नहीं? अब आप कोटा से छोड़कर बोलो जवाहर नगर में आ जाओ, सिर्फ जवाहर नगर में, तो सिर्फ अब यहाँ के जवाहर नगर के जो बच्चे हैं उनके कॉमन कैरेक्टर देखो। तो बोलो, पहले तो हम पूरे कोटा के देख रहे थे भीड़ में कैरेक्टर्स, अब भीड़ में से सिर्फ किसके देख रहे हैं? तो हम यहाँ के बच्चों के कॉमन कैरेक्टर देखेंगे ना अब। सही है बात या नहीं? पहले हम क्या देख रहे थे? जनरल कैरेक्टर ज्यादा के जो सब में हो। सही है। अब यहाँ क्या देखेंगे कि सिर्फ जवाहर नगर वाले बच्चों के, फिर जवाहर नगर वाले बच्चों में सिर्फ सत्यार्थ के बच्चों में, सेकंड फ्लोर वालों पे, अब सेकंड फ्लोर वालों पे भी 12th पास बहुत आउट है, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हम रूम नंबर 1 में देखेंगे सेक्शन ये वाला जो अपना है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो इन बच्चों में कॉमन कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं ये लोग, कि एक ही क्लास में बैठ रहे हैं, एक जैसे टीचर से पढ़ रहे हैं,
पढ़ने का तरीका एक जैसा है, पेपर एक जैसा दे रहे हैं, इसका मतलब आपके कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैच हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? इसका मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे, ऊपर से तो आप कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ाते जाओगे। समझ रहे हो बात या नहीं? क्या बढ़ाते जाओगे? या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ाते जाओगे। लेकिन आप बताओ कि जो जनरल कैरेक्टर है ना, क्या है? जनरल कैरेक्टर कम होते जाएंगे। तो बताओ कॉमन और स्पेसिफिक कैरेक्टर तो बढ़ेंगे ऊपर से, और जनरल कैरेक्टर, बोलो पूरे कोटा में से इन बच्चों को निकाल के ले आए हम। सही है? तो बोलो भीड़ में से निकाल लिया, भीड़ में से। और बोलो अगर इन सबको उल्टा शुरू कर दें अब अपने, कि भाई पहले अब एक रूम नंबर 1 को पढ़ रहे थे, फिर पूरे आप सेकंड फ्लोर को पढ़ो, फिर सेकंड फ्लोर के बाद पूरे सत्यार्थ को पढ़ो, फिर पूरे जवाहर नगर को पढ़ो, फिर पूरे कोटा को पढ़ो। तो बोलो अब इनको क्या कर रहे हैं? भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं, सबको भीड़ का। तो बताओ अब ये कॉमन नहीं, अब ये जनरलाइज ज्यादा होते जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? अब ये कॉमन नहीं, अब क्या हो रहे हैं? जनरलाइज ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ कौन से कैरेक्टर बढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे, और कॉमन कैरेक्टर और स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ रहे हो बात या नहीं? तो कॉमन कैरेक्टर किधर बढ़ रहे हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर। अब बच्चा ना कंफ्यूज होता है शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स में। किसमें? देखो अगर तो सिंपल शेयरिंग पूछी जाए मेरे से, वो शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स, क्या पूछा जाए, तो फिर आप समझना कॉमन और स्पेसिफिक है। सही है बात या नहीं? यस और नो। लेकिन अगर लैंग्वेज में लिखा है, लैंग्वेज में लिखा है कि जनरल कैरेक्टर मोर शेयर हो रहे हैं, जनरल कैरेक्टर, तो सीधा शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर है, तो आप समझ जाना कि स्पेसिफिक कैरेक्टर कॉमन कैरेक्टर की बात हो रही है। फिर तो आप ऊपर से नीचे पढ़ोगे। लेकिन कहें कि जनरल कैरेक्टर ज्यादा शेयर हो रहे हैं, नीचे से ऊपर। सही है? कॉमन कैरेक्टर ज्यादा शेयर हो रहे हैं। हाँ, कॉमन कैरेक्टर ज्यादा शेयर हो रहे हैं, जनरल कैरेक्टर ज्यादा शेयर हो रहे हैं। अब कॉमन जनरल हटा दिया, सिर्फ शेयरिंग है, तो इसका मतलब कॉमन या स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात हो रही है, जो कि ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम बात करें सोलेनम की। किसकी बात करें? बोलो सोलेनम जीनस है, हाँ या ना? इसमें आप बताओ कि 3 प्लांट हमने पढ़े। एक तो पढ़ा ट्यूबरोसम, मेलंजना और नाइग्रम। याद है आपको? ये 3 अलग अलग स्पीसीज हुई, हाँ या ना? 3 क्या हुई? तो ये तीनों स्पीसीज कहां तक अपने कैरेक्टर सबसे ज्यादा शेयर करते हैं? जीनस तक, जीनस तक। समझ रहे हैं बात या नहीं? जीनस के बाद तो ये और ज्यादा स्पेसिफिक हो गए। जीनस के बाद आलू अलग हो गया, बैंगन अलग हो गया, और मकोई अलग हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा कैरेक्टर कहां तक शेयर कर रहे हैं? कहां तक शेयर कर रहे हैं? कौन से? कॉमन कैरेक्टर। कि तीनों प्लांट सोलेनेसी के कैरेक्टर्स को फॉलो करेंगे। तीनों प्लांट सोलेनम के कैरेक्टर को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीनस की। तो बताइए ये 3 स्पीसीज है, क्या है? तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर इन्होंने कहां तक फॉलो किए? सही है बात या नहीं? अब बोलो एक एक फैमिली के अंदर एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? एक। सही है बात या नहीं? बोलो एक तो सोलेनम जीनस है, क्या है? और एक पेटूनिया, 2 जीनस हैं। कितने हैं? और दोनों की फैमिली एक ही है, बोलो सोलेनेसी। समझ रहे हो बात या नहीं? अब ये जो 2 जीनस हैं, अलग अलग जीनस है ना, यहां पर आके तो बोलो इनके कॉमन कैरेक्टर एक दूसरे से क्या हो गए? तो इन्होंने शेयर कहां तक किए? समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? मतलब बड़ी कैटेगरी में कैरेक्टर शेयर कर रहे थे, इसके बाद अगर यहां भी शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉमन कैरेक्टर ज्यादा हो गए। कितने प्लांट हैं? सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर कहां तक है? अब बताओ कितने जीनस हैं? सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर कहां तक है? इसका मतलब ये हो गया कि बड़ी कैटेगरी की तरफ जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे, और छोटी कैटेगरी की तरफ आओगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। सही है बात या नहीं? अब बताओ सोलेनम ट्यूबरोसम के जितने भी प्लांट होंगे, किसके जितने भी प्लांट्स होंगे, उनके कॉमन कैरेक्टर तो एक जैसे ही है सबके। सही है बात या नहीं? इसका मतलब आप कौन है? बोलो होमोसेपियन। क्या है? आप स्पीसीज लेवल पर सबसे ज्यादा कॉमन हो एक दूसरे के, जितने भी लोग यहां बैठे। सही है बात या नहीं? लेकिन अगर आप अपने जीनस लेवल पे जाओगे ना, तो आप एप्स के सबसे ज्यादा नजदीक हो। एप्स का भी जीनस होमो ही होता है,
और आपको पता है हमारे जो मतलब मानते हैं हम एसेस्टर, वो बंदरों को मानते हैं। किसको मानते हैं? और बंदरों में भी अगर पूछ ले तो हम कहते हैं कि एप्स हमसे सबसे नजदीक। क्यों नजदीक है? क्योंकि वहां तक कॉमन कैरेक्टर हम सबसे ज्यादा शेयर करते हैं किसके साथ? एप्स के साथ। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो कॉमन कैरेक्टर की शेयरिंग ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगी और नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो भीड़ से निकाल कर लाते हैं, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप भीड़ का ही हिस्सा बनते जाते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? भी आप ऐसा समझो, दो लोग चले इंग्लैंड से। कहां से? आप दोनों लोगों से पूछो कि हु आर यू, तो वो कहते हैं वी आर इंडियंस। वी आर मतलब इंडिया लेवल पे करेक्टर अपने समान दिखा रहे हैं वो। दोनों की फ्लाइट दिल्ली लैंड करती है, हाँ या ना? सेम फ्लाइट से आए हैं दोनों। कहां उतरे? इंडिया में। इंडिया में उतरने के बाद अगर दोनों लोग अलग अलग स्टेट के हैं तो बोलो, एक हरियाणा चला गया, एक राजस्थान चला गया, तो वो अपने कॉमन कैरेक्टर सिर्फ इंडिया लेवल तक लेकर आ रहे थे, उसके बाद अलग हो गए। लेकिन सोचो अगर वो दोनों बंदे राजस्थान के ही हैं, दोनों ने सेम बस पकड़ ली जयपुर की, तो बोलो जयपुर तक कैरेक्टर कॉमन है उनके। अब जयपुर के बाद बोलो अगर उनकी सिटी अलग अलग है तो वो जयपुर से अलग हो जाएंगे, जयपुर से अलग हो जाएंगे, यस और नो? और अगर बच्चे वो सेम सिटी के हैं तो जयपुर से आगे बस भी कोटा के लिए सेम पकड़ेंगे, तो वहां तक वो सेम कॉमन कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। अब यहां जब कोटा आएंगे तो अगर वो अलग अलग एरिया के हैं तो एक ओला पकड़ लेगा, टैक्सी पकड़ लेगा। और बोलो अगर है सेम एरिया के तो एक ही टैक्सी से आ जाएंगे। अब बोलो अलग अलग घर के हैं तो वहां से जाके अलग हो जाएंगे, और अगर एक ही घर के हैं तो बोलो फिर उनमें कोई फर्क ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? इसका मतलब आप ऊपर से नीचे, बड़े से छोटे की तरफ जब आ रहे हो तब आप कॉमन कैरेक्टर ज्यादा पढ़ रहे हो, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप जनरल कैरेक्टर ज्यादा पढ़ रहे हो। सही है बात या नहीं? तो कॉमन कैरेक्टर कहां से कहां बढ़ेंगे, और जनरल कैरेक्टर? समझ रहे हो बात या नहीं? कॉमन कैरेक्टर कब कम कहां होते हैं और सबसे ज्यादा कहां होते हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी और सबसे छोटी कैटेगरी? समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? अब बताओ कि ये जो 7 है क्या है? ये सातों बोलो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? इनके लिए एक पर्टिकुलर रैंक या यूनिट लिखी जा सकती है। बोलो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने रैंक है? ये सेम वैसे ही होगा जैसे एक मतलब आर्मी के अंदर ऑफिसर होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? या कॉलेज के अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। यूं चलते जाओ आप आज। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो वही बात मैं बोल रहा हूं कि ये रैंक्स है कैटेगरी के अंदर कि भाई सबसे बड़ा लेवल पे कौन है। भाई आप सोचो ना, प्रधानमंत्री के अंदर सारे सांसद हैं, तो बोलो ये प्रधानमंत्री है, बोलो इसमें सब, बोलो इसमें, बोलो ये पार्टी का कार्यकर्ता है, हाँ, ये सब में। बोलो छोटी कैटेगरी सब बड़े में मिलेगी और बड़ी कैटेगरी में सब मिलेंगे। बोलो डिवीजन में बाकी सारे नीचे वाले, डिवीजन खुद किंगडम में। बोलो क्लास में नीचे साले सारे क्लास के अंदर, और क्लास खुद डिवीजन और किंगडम दोनों में। तो बोलो बड़ी कैटेगरी में सब होते हैं और छोटी कैटेगरी ऊपर वाले सब में होती है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? क्या बोलोगे? क्लियर है बात या नहीं? अब आप कहो कि भाई एक क्लास चेंज करते हैं, बोलो एक डिवीजन 2 क्लास, पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि ये बड़ी कैटेगरी है और ये उससे, शाबाश, उसमें 2 ऑर्डर लिख रहा हूं मैं ऐसे, ये भी पॉसिबल है, हाँ या ना? बोलो एक ऑर्गेनिज्म, नहीं 2 ऑर्गेनिज्म, क्या 2 ऑर्गेनिज्म का डिवीजन सेम, ऑर्डर अलग, क्लास बताओ। मैं कह रहा हूं डिवीजन सेम, ऑर्डर डिफरेंट, तो बोलो सेम भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है। बोलो बड़ी और छोटी कैटेगरी देकर बीच की पूछी जाए तो वो 2 ऑर्गेनिज्म के लिए सेम भी हो सकती है और, सही है?
हाँ या ना? पक्का? देख लो। बोलो दो ऑर्गेनिज्म जिनका ऑर्डर डिफरेंट, क्लास सेम। उल्टा चल रहे हैं, पहले चल रहे थे डिवीजन सेम ऑर्डर अलग। सही है? बोलो ऑर्डर अलग, क्लास तो डिवीजन। बोलो छोटी कैटेगरी देके बड़ी पूछी जाए तो सेम आएगी। नहीं समझ रहे मेरी बात? क्योंकि बड़ी में सब है, बड़ी में। तो बोलो दोनों छोटी पूछी गई है तो जो बड़ी कैटेगरी पूछी जाएगी उसमें तो दोनों ही आ जाएंगे। सही है बात या नहीं? बोलो ऑर्डर डिफरेंट, क्लास सेम, डिवीजन पक्का सेम होगा। बोलो डिवीजन सेम, क्लास अलग, डिवीजन, क्लास, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो बड़ी कैटेगरी देकर छोटी पूछी जाए तो अलग होने के चांस ज्यादा है, छोटी कैटेगरी देकर बड़ी पूछी जाए तो सेम होने के चांस ज्यादा है, बड़ी और छोटी देकर बीच वाली पूछी जाए तो सेम और डिफरेंट दोनों होने के चांस ज्यादा है। यहां 50-50% चांस हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? यस और नो? कि आप बड़ी कैटेगरी तरफ बढ़ोगे ना, बड़ी पूछी जाए, बड़ी कैटेगरी पूछी जाए तो सेम होने के चांस, क्योंकि आप ज्यादा जनरलाइज हो रहे हैं। समझ रहे हो बात या नहीं? और छोटी कैटेगरी की तरफ बढ़ोगे तो डिफरेंट होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि आप स्पेसिफिक ज्यादा होते जा रहे हैं। और बड़ी कैटेगरी और छोटी देकर पूछा जाए बीच वाली के बारे में तो बोलो दोनों हो सकते हैं। समझ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऐसे आती है इसमें। समझ रहे हैं बात या नहीं? पक्का ना? ऐसे तो कर दे रहे हैं यस सर, यस सर है। तो जनरल करेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं क्यों आएंगे? तेरे और बंदर के जो जनरल करेक्टर हैं, हंसने की बात नहीं, सही बात है। हमारे और बंदर के जो जनरल करेक्टर हैं, क्या वही हमारे कॉमन करेक्टर हैं? मेरे कॉमन करेक्टर तो मेरे जैसे ह्यूमन के साथ ज्यादा है। हाँ, सिर्फ कॉमन करेक्टर का मतलब ही सिमिलरिटीज होता है यार। अब ये भी समझाना पड़ेगा मुझे, कॉमन मतलब सेम। समझ रहे हो बात या नहीं? भाई ऐसे अपने आप को ले लेना तो बेस पे, तो मेरे बंदर भी मेरे असिस्टेंट और एप्स भी। मैं ज्यादा किसके नजदीक हूँ, तो मैं कॉमन करेक्टर ज्यादा किसके साथ शेयर करता हूँ, बस। मेरे जैसा ज्यादा कौन दिखता है? होमो दिखता है, होमोजीनस मेरी तरह ज्यादा दिखता है, बंदर नहीं दिखते। समझ रहे हो बात या नहीं? यस और नो? कॉमन करेक्टर का मतलब होगा जो करेक्टर सेम है, समान है। और जनरल करेक्टर मतलब होगा जो सब में है। ऊपर की तरफ जनरल करेक्टर बढ़ेंगे और नीचे की तरफ कॉमन या स्पेसिफिक करेक्टर। समझ रहे हो बात या नहीं? इंडियंस के लिए एक बात मशहूर है, पूछो क्या? दाल रोटी वाले आदमी है। नहीं समझ रहे? यहाँ एक कॉमन पैट मतलब डायलॉग चलता है कि भाई दाल रोटी खाने वाले हैं। तो आप इंग्लैंड में दो इंडियन से पूछो तो वो क्या कहते हैं कि भाई कहाँ से हो? इंडिया से हो? तो सामने वाला कहता है दाल रोटी खाते हो? हाँ बिल्कुल खाते हैं। मतलब दाल रोटी हमारा एक जनरल करेक्टर है पूरी इंडिया के लिए। सही है बात या नहीं? लेकिन उन इंडिया के दो चार लोगों को आप मतलब यहाँ ले आओ, वापस इंडिया में लाओ, वो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब आप उनसे पूछना तो भाई कौन से स्टेट से हो? कहता राजस्थान से। तो कहता दाल बाटी खाता होगा तो बिल्कुल राजस्थान की डिश डिश है भाई। पंजाब वाले से पूछोगे तो तू तो परांठे और लस्सी चेपटा होगा पूरी, बिल्कुल। साउथ वाले से पूछोगे तो सही है बात या नहीं? अब आप प्रॉपर राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान में आ जाओ, सारे राजस्थानी दाल बाटी खाते हैं। सही है बात या नहीं? लेकिन अगर पूछ लो ना कि कौन से रीजन, कहते बीकानेर से हूं, कहता फिर तो भुजिया बहुत खाता हूँ। वो कह के भाई जोधपुर से तो मिर्ची बड़ा बहुत खाता होगा। मतलब जोधपुर वाले जो है ना, दाल बाटी तो खाते ही है, वो तो उनके पूरे राजस्थान के साथ मैच कर रहा है करेक्टर। लेकिन उनका कॉमन करेक्टर ये है कि वो मिर्ची बड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। और कोटा वाले कचौरी ज्यादा पसंद करते हैं, और बीकानेर वाले नमकीन ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यस और नो? अब प्रॉपर कोटा में आ जाओ, प्रॉपर। अब कोटा वाले सारे कचौरी खाते हैं, ये तो उनका जनरल करेक्टर है। लेकिन स्पेसिफिक करेक्टर जब एक बंदे पे आ जाएगा ना, तो वो कहता है भाई मैं मतलब सेव, लॉन्ग सेव बहुत खाते हैं यहाँ पर, मिर्ची वाला भुजिया जो होता है ना, मोटा मोटा बहुत तेज वाला, बहुत खाते हैं लोग यहाँ पर। कॉमन सा करेक्टर है, खाने के साथ मिल चाहिए चाहिए। तो वो उनका कॉमन करेक्टर हो गया। तो जनरल करेक्टर अभी कौन था? कचौरियां थी। लेकिन दाल बाटी की कंपेयर में तो स्पेसिफिक था ना कचौरी, क्योंकि पर्टिकुलर कोटा रीजन में आ गया। तो ये बात है कि जनरल करेक्टर बढ़ रहे हैं, मैं जो सबके साथ शेयर कर रहा हूं। कॉमन करेक्टर वो है जो सबसे नजदीक मेरे हैं, उनके साथ शेयर कर रहा हूं।
क्लियर है बात या नहीं? बढ़े भी आगे? पक्का? अब बताओ, इनको 7 कैटेगरीज को हम 7 रैंक या 7 यूनिट लिख देते हैं। पहली रैंक, दूसरी, तीसरी, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। बोलो एक रैंक एक किंगडम है, मतलब एक कैटेगरी है। एक नंबर रैंक किंगडम है, 2 नंबर रैंक, तो बोलो एक रैंक एक कैटेगरी है। बोलो एक कैटेगरी एक पुलिस वाले देखें 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, तो स्टार से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन क्या है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? समझ रहे हो बात या नहीं? यस और नो? तो इसका मतलब ये स्टार जो लग रहे हैं, ये स्टार उनकी रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बोलो ये जो कैटेगरीज लिखी गई है, इनके रैंक को बोलो रैंक, कैटेगरी। एक रैंक एक कैटेगरी, एक कैटेगरी एक रैंक, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा मैं बोलता हूं 4 नंबर रैंक कैटेगरी कौन सी? 5 नंबर। और 7 नंबर रैंक कैटेगरी, 7 नंबर कैटेगरी, 7 नंबर कैटेगरी बोल रहा हूं। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? स्पीसीज आ रहा है, इसका मतलब 7 नंबर। और अगर मैं सिर्फ स्पीसीज बोलूं, और अगर मैं बोलूं बच्चे किंगडम, मैं बोल दूं अगर ऑर्डर, मैं बोल दूं क्लास, मैं बोल दूं 5 नंबर, एक ही बात है। तो बोलो एक रैंक एक कैटेगरी, एक कैटेगरी एक रैंक, कोई दिक्कत? पक्का? देख लो, बोलो। है बेटा? हाँ एक ही बात हुई। मैं कह रहा हूँ रैंक कैटेगरी को, कैटेगरी रैंक को रिप्रेजेंट करती है। तो रैंक बोल कैटेगरी बोल मतलब एक ही। रैंक बोल कैटेगरी बोल, यूनिट बोल कैटेगरी बोल, मतलब एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं। क्लियर है बात या नहीं? बोलो इनमें लिखे गए ये जो वर्ड्स हैं, ये टैक्सॉन है। मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? बोलो डाइकोट। बोलो एक रैंक एक कैटेगरी, और एक कैटेगरी में एक टैक्सॉन। एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, मैंगो की। सही है बात या नहीं? बोलो एक रैंक एक, एक कैटेगरी में एक, बोलो एक टैक्सॉन एक कैटेगरी एक। मैंगो के लिए ना, मैंगो के लिए सुनना बात ध्यान से, बीच वाली कैटेगरीज को भूल जाओ आप सातों, ठीक है? ये लो, लिख लेंगे दोबारा, अपने हाथ में है। मैं अगर मैंगो के लिए बोलूं एनाकार्डियसी, आप कैटेगरी बताओ कौन सी है? हैं? कैटेगरी बोलने मिटाया किसको मैंने? कैटेगरीज को तो मैं वही पूछ रहा हूं ना। मैं बोलता हूं भाई मैजिफेरा है, और मैं बोलता हूं भाई एंजियोस्पर्मी, मैं बोलता हूं पोएल्स। हाँ क्या? चलो अब इसको भी मिटा रहा हूं भाई। अरे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सही है। ऐसे आराम से आप 1 मिनट लेना, कोई जरूर थोड़ी कि अभी जस्ट आंसर देना है आपको। आराम से आंसर दीजिए, मेरे कोई मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, आप सीखिए इस चीज को। बताइए स्पिंडल्स, पूछो क्या कैटेगरी बतानी है? रैंक है ना? मैं बोल रहा हूं एनाकार्डियसी का रैंक बताओ, है? और कैटेगरी है? पक्का ना? इसका मतलब एक टैक्सॉन बोल दोगे ना, तो आपको कैटेगरी और रैंक पता चल जाएगी। सही है? आप देखो, रैंक लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। सही है? अब अगर मैं आपसे पूछ लू ना 4 नंबर रैंक पे मैंगो के लिए कौन है? मैंगो के लिए कौन है? कैटेगरी तो है ही नहीं ना अपने पास। मैं कह रहा हूं 4 नंबर रैंक पे मैंगो के लिए कौन सा टैक्सॉन है? और 7 नंबर रैंक पे? सही है। तो कैटेगरी सबसे पहली कौन सी है? दूसरी? कौन है? तीसरा? हाँ, नंबर 4, वेरी गुड। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अरे ये क्या कर दिया मैंने? जीनस लिखा ही नहीं मैंने, बोल रहे हैं लेकिन लिखा है ही नहीं।
कोई बात नहीं, बोलो एक रैंक, एक कैटेगरी, एक कैटेगरी में एक, हाँ या ना? तो बोलो एक टैक्सॉन, एक कैटेगरी को, एक कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। बच्चा कहता है कि मुझे आप रैंक और कैटेगरी मत बताओ, मुझे ऑर्गेनिज्म का सिर्फ आप टैक्सॉन बता दो। क्या बता दो? मैं आपको उसका कैटेगरी और रैंक बता दूंगा। सही है, लेकिन सिर्फ मैंगो और वीट का, क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि सबका क्लासिफिकेशन तो मुझे याद है ही नहीं ना। सही है बात या नहीं? तो फिर बच्चा कहता है वर्ड देख के मुझे कैसे पता चले कि भाई कौन सा नाम, बोलो कौन सा, कौन सी कैटेगरी का है, कौन सा नाम, कौन सा नाम, कौन सी, तो बोलो उससे फिर सफिक्स से पता चलता है अपने। किससे पता चलता है? किससे पता चलता है? बोलो डिवीजन के लिए सफिक्स लगता है फाइटा। क्या लगता है? क्लास के लिए बोलो ऑप्सीडा, बोलो ऑप्सीडा, ए और फाइसी। समझ रहे हो? बोलो फाइसी, PHYCAEY, ई। बोलो ऑप्सीडा, ए, फाइसी, ये किसके सफिक्स है? बोलो एल्स, किसका है? बोलो एसी, किसका है? फैमिली मॉर्फोलॉजी में 4 है आपके सिलेबस में, बोलते हो ना, सोलेनेसी, फाबेसी, जितने याद है बोलो। सब क्लास में एसी 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 एसी। जब भी ऑर्डर लिखेंगे तो एल्स, स्पिंडल्स, कोएल्स। सही है बात या नहीं? ऐसे बोलो ऑप्सीडा, ए, फाइसी। ठीक है बात? किसके लिए है? बोलो क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्या है ये? क्या है ये? समझ रहे हो बात या नहीं? और अगर फाइटा हो तो बोलो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। नाम देख के बता देंगे बोले हम, बस आप तो हमें सफिक्स बता दोगे कौन से कहां लगनी है ना? फिर बच्चा कहता है कि चलो ठीक है, मेरे को आपने ये बताए कितने के, 1 2 3 और किंगडम का तो सफिक्स नहीं बताया। इतने भी बुरे हालात नहीं है, किंगडम 5 ही है। फिर बच्चा कहता है जीनस और स्पीसीज नहीं बताया। तो भाई जो नाम इटैलिक में होगा ना, वो जीनस और स्पीसीज का ही होगा। सिंगल वर्ड है इटैलिक है तो जीनस है, 2 वर्ड है इटैलिक है तो स्पीसीज है। और अगर स्पीसीज का नाम पता है तो पहला वर्ड जीनस है, अपने आप ही पता चल गया वो तो। नहीं क्या? तो पहचानना किसको है? डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली को। और उसके लिए क्या लगते हैं? सफिक्स। हाँ या ना? बताओ एक ऑर्गेनिज्म के लिए, बोलो एक ऑर्गेनिज्म के लिए, बोलो एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक टैक्सॉन, एक कैटेगरी और एक रैंक है। एक रैंक, एक रैंक, एक कैटेगरी और एक टैक्सॉन है। हाँ या ना? पक्का? आप देखना बच्चे, बोलो रैंक कितनी है, कैटेगरी कितनी है, टैक्सॉन कितने हैं? बताओ। एक रैंक पे एक कैटेगरी और उसमें टैक्सॉन। बोलो सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए जो एक कैटेगरी में वर्ड आएगा वो टैक्सॉन है, और जितने भी वर्ड एक कैटेगरी में आएंगे वो सारे टैक्स है। नहीं समझे? ये क्या है? क्लास मैंने क्या लिखा है? किसके लिए? लेकिन क्या क्लास में सिर्फ डाइकोट है? फिर और भी आ सकते हैं। ऐसे बताओ, फैमिली में सिर्फ एनाकार्डियेसी है, और कौन है? और नहीं आ सकते? तो बोलो यहां पर फैमिली पे जितने भी क्या आएंगे, क्या आएंगे, उन सबको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक को क्या बोल रहे हो? बोलो एक टैक्सोन, एक टैक्सोन, एक टैक्सोन, लेकिन एक कैटेगरी में बहुत सारे टैक्सोन आ सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंगो के बारे में पढ़ रहे हो, वीट आ गए और कितने प्लांट है, कितनी स्पीसीज है हमारे पास प्लांट की, कितनी सारी हैं, कितने प्लांट ढूंढ लिए हैं? 5 लाख स्पीसीज, मतलब 5 लाख यहाँ पर आ सकते हैं ना हमारे पास ऑर्डर, आ सकते हैं ना क्लास? हाँ या ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपको? ऊपर से जा रहा है सब। तो एक प्लांट के लिए जो वर्ड लिखते हो ना यहाँ पर, ये एक क्या है? तो बोलो एक टैक्सोन एक कैटेगरी में आ रहा है।
सही है बात या नहीं? लेकिन एक कैटेगरी में एक ही टैक्सॉन थोड़ी आ रहा है, समझ रहे हो बात या नहीं? बोलो हॉरिजॉन्टली, बोलो हॉरिजॉन्टली। जितने भी टैक्सॉन है, बोलो जितने भी टैक्सॉन है, तो सिंगुलर टर्म, प्लूरल टर्म, समझे बात या नहीं? अब भाई साहब देखो इधर, फ्लोरा जो लिखी जाती है वो एक स्पीसीज के लिए लिखी जाती है, फ्लोरा जो लिखी जाती है वो एक, लेकिन मोनोग्राफ एक टैक्सॉन के लिए लिखी जाती है, तो इसमें से किसी के लिए भी हो सकती है। मतलब अगर मैं स्पिंडेल्स के बारे में लिख रहा हूं ना बच्चे, तो इसका मतलब मैं एक ग्रुप के बारे में लिख रहा हूं, पर्टिकुलर एक स्पीसीज के बारे में नहीं, क्योंकि एक ऑर्डर जैसे स्पिंडेल्स लिख रहा हूं तो इसके अंदर बहुत सारे क्या आ सकते हैं, बोलो इसमें फैमिली, जीनस और स्पीसीज बहुत सारे अलग अलग आ सकते हैं। इसका मतलब अगर आप एक टैक्सॉन के लिए बुक लिखते हैं, किसके लिए? टैक्सॉन के लिए, तो उसको मोनोग्राफ कहते हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक स्पीसीज के लिए लिखते हो तो उसको फ्लोरा कहते हैं। क्लियर है भाई? बढ़े आगे, पक्का? अच्छा मुझे बताओ, कॉमन कैरेक्टर कहां से कहां बढ़ते हैं, और जनरल कैरेक्टर? हाँ, एक रैंक, एक कैटेगरी में एक, किसके लिए? एक ऑर्गेनिज्म के लिए। सही है बात या नहीं? लेकिन एक कैटेगरी में टैक्सॉन तो क्या हो सकते हैं? बोलो इसको ना हम कैसे कहते हैं कि बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी के टाइम पर हम या तो रिलेशनशिप कैसा पढ़ते हैं और या फिर कैसा पढ़ते हैं, वर्टिकल पढ़ोगे तो 7 कैटेगरी आएंगी, हाँ या ना? बोलो अलग अलग लेवल पर पढ़ रहे हो, अलग अलग रैंक के बारे में पढ़ रहे हो, अलग अलग कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप देख रहे हो वर्टिकल कैसा देख रहे हो, और बोलो सेम रैंक या सेम कैटेगरी पे अलग अलग टैक्सॉन पढ़ रहे हो, तो आप फिर हॉरिजॉन्टल देख रहे हो। क्या देख रहे हो? और डाइवर्सिटी इसने जब शुरू की ना, लिविंग वर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का पहला पेज, फर्स्ट पेज, लिविंग वर्ड से भी पहले यूनिट प्लांट डाइवर्सिटी वाली, पहले नंबर पेज पे नीचे से ऊपर की तरफ 5th लाइन में इसने साफ साफ लिखा कि भाई हम जब टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, जब हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे, तो हम रिलेशनशिप वर्टिकल भी देखेंगे और हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे, वर्टिकल भी देखेंगे और हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि वो वर्टिकल जो कह रहा है बच्चे, उसको ऐसे समझ लीजिए कि हम कैटेगरीज में देख रहे हैं। पहला पेज एनसीईआरटी का, यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, नीचे से ऊपर की तरफ 6th लाइन है, उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप की बात की है बच्चे। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि वर्टिकल की बात हो रही है, ये ऊपर से नीचे रैंक या नीचे से ऊपर की तरफ, बड़े से छोटे या छोटे से, और अगर बोलो एक ही रैंक पर, एक ही यूनिट पर या एक ही कैटेगरी में एक से ज्यादा टैक्सॉन पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब कौन सी स्टडीज हो रही है? हॉरिजॉन्टल स्टडी हो रही है। तो रिलेशनशिप हम वर्टिकल भी देखते हैं और हॉरिजॉन्टल भी देखते हैं डाइवर्सिटी के अंदर, ऐसा उन्होंने लिखा। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अब आप आओ। हाँ बेटा, हाँ हाँ, कॉमन जो मेरे स्पेसिफिक है ना, जो मेरे स्पेसिफिक करेक्टर है वही आपके स्पेसिफिक। इसका मतलब आप में और मुझ में स्पेसिफिक करेक्टर एक जैसे हैं। मान लो मैं 100 स्पेसिफिक करेक्टर मेरे रखता हूं, तो आप भी कितने रखोगे? क्योंकि आप भी होमोसेपियंस और मैं भी। सही है बात या नहीं? लेकिन अगर आप बात करें मेरे और एप के बारे में, तो एप जितने हम स्पेसिफिक करेक्टर एक दूसरे के साथ रखते हैं ना, उतना हमारे साथ एप अपने स्पेसिफिक करेक्टर नहीं रखेगा, उसके स्पेसिफिक करेक्टर कम होंगे अपने साथ। तो एक सेम लेवल पर स्पेसिफिक करेक्टर हम ज्यादा शेयर करेंगे, सही है, लेकिन डिफरेंट लेवल पर कम। लेकिन अगर छोटे की तरफ जा रहे हो तो वो स्पेसिफिक करेक्टर और बढ़ेंगे, और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वो स्पेसिफिक करेक्टर कम होंगे। नहीं, इसमें हम टैक्सोन तो ले ही रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं। फ्लोरा के लिए पर्टिकुलर एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं कि इसमें स्पीसीज के बारे में जानकारी है। और जो क्यों है मोनोग्राफ है, वो किसी भी टैक्सोन के बारे में हो सकती है, वो प्लांटी के बारे में हो सकती है, एंजियोस्पर्मी के बारे में हो सकती है, डाइकोट के बारे में हो सकती है, उसमें स्पीसीज कितनी सारी होंगी। पेज नंबर 7 पे है बच्चे, नीचे नीचे लास्ट पैराग्राफ है। हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स all living organism can be classified into different, क्योंकि एक की बात नहीं की ना इसने, तो अलग अलग में रखोगे, तो अलग अलग को एक साथ क्या बोलोगे प्लूरल में? पेज नंबर 8, टैक्सोनॉमी कैटेगरी का पहला पैराग्राफ, लास्ट लाइन है। इन फैक्ट
ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये ईच कैटेगरी सही है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? मतलब एक रैंक एक कैटेगरी में एक, लेकिन एक कैटेगरी में एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉन्स को, इसलिए उसने पिछली लाइन में लिखा डिफरेंट टैक्सा। समझ रहे हो बात या नहीं? और यहां ये कह रहा है कि भाई ईच कैटेगरी एक यूनिट है, एक रैंक है। ईच कैटेगरी एक यूनिट है, एक रैंक है, जिसमें क्या लिखा गया है, टैक्सॉन, और अनेक टैक्सॉन टैक्सा। क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत? पक्का? तो बताओ भाई, मुझे बताओ डिवीजन का सफिक्स क्या है? हाँ? डिवीजन का सफिक्स क्या है? पक्का? क्लास का, ऑब्सिडा, फाइसी या एई, क्या क्या बोलोगे? ऑर्डर का एल्स, एल्स। पोएल्स तो बेटा सिर्फ हम वीट के लिए बोल रहे हैं। एल्स बोल, स्पिंडल्स बोल, पोएल्स, है ना? ऐसे नंबर 3 4 5 पे आए तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फैमिली में। देखो मैं आपको क्लियर करता हूं एक बात, आपको यहां पर दो चीजें याद करनी है। पूछो क्या क्या? बोलो। एक तो हमें याद करना है यहां पे ऑर्डर, सही है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी से। एक याद करना है जीनस, और एक याद करना है स्पीसीज। इतना ही पढ़ना है अपने को इससे, एनसीईआरटी से। बोलो फैमिली से क्वेश्चन आएगा तो यहां से नहीं, मॉर्फोलॉजी से आएगा, क्योंकि 4 फैमिलीज हमारे सिलेबस में है। सही है। बोलो किंगडम प्लांटी जानते हैं, पढ़ेंगे डिटेल में। किंगडम मोनेरा जानते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिबेलिया भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो प्लांटी के जनरल कैरेक्टर पे क्वेश्चन आएगा, वो हम जानेंगे। डिवीजन के बारे में बोलो हम जान जाएंगे, क्योंकि प्लांटी में आगे 5 डिवीजन पढ़ने हैं हमने। एल्गी, ब्रायो, ट्रिनिडो, जिम्नो, एनजीओ, तो वो भी हो जाएंगे। सही है। क्लास भी आगे चल के सारे डाइकोट, मोनोकोट, ये भी हो जाएंगी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये भी हम पढ़ लेंगे आगे चल के, चले पढ़ेंगे ना अपने। और बोलो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये भी सब पढ़ लेंगे। सही है। तो क्या नहीं पढ़ेंगे हम? क्या नहीं पढ़ेंगे हम? और क्या नहीं पढ़ेंगे हम? क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। इसलिए आप एनसीईआरटी से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, स्पीसीज में, जीनस में और ऑर्डर में जो एग्जांपल है उनको तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। उनको तो अच्छे से याद, जो फैमिली जो है ना बच्चे, ये आपको मॉर्फोलॉजी में याद हो जाएंगे। आपके सिलेबस में 4 है। कितने हैं? 4 फैमिलीज हैं, तो वो आपको यहां से मॉर्फोलॉजी से तैयार करनी है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? इसको क्या स्मार्ट स्टडी कहते हैं। बच्चा क्या करता है, सारी कैटेगरी को रटना शुरू कर देता है किसने क्या लिखा है। तो आप समझना, प्लांटी से क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा वो आपसे। प्लांट के जनरल कैरेक्टर पूछेगा क्या? वो 5वीं क्लास के बच्चे थोड़ी है अपने, नहीं समझ रहे? वो क्वेश्चन बनाएगा मैच द कॉलम का, ब्लैंक का। मैच द कॉलम के साथ वो बना सकता है कॉलम 1 2 3 का, या फिर उसमें से एक एक को गायब करके एबीसीडी लिख के पूछ ले कि भाई मैंगो में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ऐसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। स्टेटमेंट बेस्ड आने के चांसेस आएगा तो ये आएगा कि भाई रिलेटेड स्पीसीज मिलकर जीनस। बोलो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है, कोहेसिव नेचर शो करती है। कैसा? कोहेसिव का मतलब होता है मिलना। बोलो स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है, जीनस मिलकर फैमिली, मिलकर ऑर्डर, मिलकर क्लास, मिलकर है, और डिवीजन मिलकर। बोलो किंगडम टूटता है, डिवीजन टूटता है, क्लास टूटता है, ऑर्डर टूटती है, फैमिली टूटते हैं, और जीनस टूटते हैं। समझ रहे हो बात या नहीं? यस और नो? रहेगा याद आपको? यहां तो कोई प्रॉब्लम? टैक्सोनॉमी कैटेगरी समझ आई? पक्का? टैक्सॉन, टैक्सा, रैंक, कैटेगरी का डिफरेंस पता चला? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब पता चला? कॉमन कैरेक्टर किस तरफ बढ़ेंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर किस तरफ बढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर किस तरफ बढ़ेंगे। सही है बात या नहीं? आप भीड़ का हिस्सा कब हो जाओगे, और भीड़ में से निकल के कब आओगे? आपसे बड़ी कैटेगरी दी गई है, छोटी कैटेगरी दी गई है, बीच वाली पूछी गई है। 2 छोटी कैटेगरी देकर बड़ी पूछी गई है, सेम होने के चांस ज्यादा है। सही है बात या नहीं? और बोलो 2 बड़ी देकर छोटा पूछा गया है, डिफरेंट होने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर है बात? हाँ तो सही बात तो है, जनरल कैरेक्टर हो गए ना अब।
मतलब तो मुझे एक बात बता, मैं कह रहा हूं कि ट्यूबरोज, मैंने शुरुआत यहीं से की थी बात, तो समझ नहीं पाया। मैंने कहा कि आलू, बैंगन, आलू, बैंगन और मकोए सबसे ज्यादा अपने करेक्टर कहां पर कॉमन दिखाते हैं? जीनस लेवल पे। सही है बात या नहीं? सही है बात। इसका मतलब इस लेवल पे इनको ढूंढना आसान है, लेकिन इससे ऊपर वाले लेवल पे इनको ढूंढना आसान नहीं, क्योंकि किसी दूसरे टेक्सा के साथ इनके जनरल करेक्टर ज्यादा मैच करेंगे, कॉमन नहीं। समझ गए मेरी बात या नहीं? भाई राजस्थानी बोलने से ये हो जाता है कि भाई ये दाल बाटी वाला है, लेकिन कचौरी बोलने से पक्का हो जाता है कि वो पक्का कोटा वाला है। तो राजस्थानी होने से तो आप कहीं से भी हो सकते हो, राजस्थान के किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हो। नहीं समझ रहे आप बात? लेकिन जैसे वो मिर्ची बड़ा बोलता तो आप कहते हो कि जोधपुरी है। नहीं समझ रहे? अरे हाँ ना तो बोला करो। हाँ, क्लियर है यहां तक? हाँ जी। कोई भी टैक्स ऑन हो। समझा नहीं मैं। फ्लोरा की पढ़ तू, डेफिनेशन उसकी, मोनोग्राफ की, सॉरी, फ्लोरा के लिए पढ़। हाँ तो सही तो है ना। एक प्लांट है, एक प्लांट का नाम किससे देखेगा? तो फिर मैंने भी तो यही कहा ना कि एक प्लांट के बारे में जानकारी मिलेगी किससे? फ्लोरा से। और मोनोग्राफ से किसी एक टैक्सा, इसके टैक्सोन के बारे में जानकारी मिलेगी। ओहो, तो फ्लोरा कोई एक ही थोड़ी होगी। मैंने क्या समझाया? मैंने कहा मैं बोटेनिकल गार्डन में गया, मैंने उसका मैनुअल देखा, मैनुअल में 300 प्लांट थे, तो बता फ्लोरा कितनी है? तो फिर समझ गया ना बात? बड़े भैया आगे देखो, आप ना एक अपने दिमाग को ऐसा खोल लो पूरा। आप बताओ कि कैटालॉग, मैनुअल, फ्लोरा, ये ऐसी किताबें हैं जो कभी भी एरिया वाइज मतलब फिक्स नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कोटा के लिए कैटालॉग लिखी जा सकती है। बोलो ये हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर, बोलो एक पूरे कॉन्टिनेंट के लिए कैटालॉग हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर पूरे कॉन्टिनेंट के लिए। अब वो एरिया मुझ पे डिपेंड करता है कि भाई मैं कितना बड़ा पढ़ रहा हूं। जितना बड़ा मैं एरिया पढ़ूंगा उतनी बड़ी मैं कैटलॉग यूज करूंगा, सिंपल सी बात है। तो आप इसमें बिल्कुल भी फंसिए मत। मैंने एग्जांपल लेकर आपको एक पर्टिकुलर एरिया समझाया था, लेकिन वो एरिया आप छोटे से लेकर बहुत बड़े तक, आप पूरी दुनिया को एक मान सकते हैं कैटलॉग बच्चे। बस आपको नॉलेज होना चाहिए पूरी दुनिया के बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात यार? तो दिमाग को खोल के रखो आप, पिचकाओ मत। वो गर्मियां आ गई ना, चुस्कियां पीते थे ना छोटे होते थे, तो दब जाती थी तो निकल जाता था मटेरियल बाहर। तो ऐसे पिचकाओगे तो जो अंदर गया वो भी बाहर आ जाएगा। खोल के रखो दिमाग को, ताकि सब कुछ आता रहे। ठीक है ना बात? घबराइए मत बच्चे, बहुत आसान टॉपिक है ये। ऐसे मतलब डरावना कर रखा है कुछ भी नहीं। अभी तक पढ़ाया गया मैंने आपको बताना मेरे को सही सही। अरे कहाँ पढ़ाया यार, 5 बातें पढ़ाई है मैंने अभी तक, सिर्फ 5 बातें पढ़ाई हैं अभी तक। पहला टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक का डिफरेंस, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या करना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और क्लासिफिकेशन के 4 टाइप, प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल और न्यूमेरिकल। कितने बच्चों को नहीं आता? हाथ खड़ा करो इनमें से। और इससे आगे आज शुरू किया है कैटेगरीज के बारे में। है कुछ भी नहीं। मैं रिवाइज करें तो एक सांस में 15 मिनट में पूरा पढ़ दे अपने, जब अब तक जितना आपने पढ़ा है। घबराइए मत आप बिल्कुल भी। ये सोच के रखिए कि जो चीज समझ में आ गई इससे क्वेश्चन हम कर देंगे। ठीक है बात या नहीं? और बहुत अच्छा पोटेंशियल आप सब में यार, मतलब मजे की बात है। मैं आपको दिल से बताता हूँ एक बात कि अभी तक मैंने कोरोना काल में, कोरोना काल से पहले भी पढ़ाए हैं, लेकिन कोरोना काल में जितने भी बैचेस अभी तक पढ़ाए हैं मैंने, कितने भी पढ़ाए हैं, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या हाइब्रिड मोड में पढ़ाए हैं, सबसे सही बैच लगा मुझे अभी तक का ये। सिर्फ ये बैच ही नहीं, मतलब पूरी फेज। 12वां अचीवर जिसको मैं पढ़ाने आया, उसमें 3 कमरे हैं, एक सुबह यहाँ गर्ल्स बैठती हैं, आप हैं, उसके बाद इवनिंग में वो अपने बराबर सुबह एक चलता है हिंदी मीडियम का बैच। तीनों शानदार है। तो जब टीचर ऐसी बात बोल देना आपको सामने खड़े होकर, तो इसका मतलब कुछ तो है हमें, पोटेंशियल तो है, ऐसी बात तो नहीं है। रिजल्ट्स भी देख रहा हूँ ठीक आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है मामला। किस वजह से हो रहा है पता है? प्रैक्टिस की वजह से बस। प्रैक्टिस बहुत कम है, हर कोई यहाँ ना थ्योरी के पीछे भाग रहा है। मेरे पास बच्चे डाउट लेके आते भी हैं तो थ्योरी पूछते हैं,
और मैं कहता हूं मुझसे क्वेश्चन जितने ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा बढ़िया है ना। तो घबराइए मत, बिल्कुल भी चीजें समझ में आ गई हैं आपको। क्या कुछ चीज समझ आ जाए तो आपको लगता है यार मैं कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहा? नहीं समझ रहे आप मेरे, इस बात को दिमाग से निकालिए कि चीज समझ आ गई है तो आप आसान करिए चीजों को, बिल्कुल भी टफ मत करो बच्चे। अभी चलते हैं अपने, आगे चलते हैं किसकी तरफ? स्पीसीज कॉन्सेप्ट की तरफ। लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं अपने 2 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे डिटेल में, आगे चलते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर 2 और 5 किंगडम के बारे में पढ़ लेंगे। तो बोलो स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बार बार एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात आती है तो कहां पर आके अटकती है? स्पीसीज पे। कहां पे आके अटकती है? स्पीसीज पे, सही है। व्हाट इज स्पीसीज? बोलो वो कॉन्सेप्ट जो स्पीसीज समझा दे, वो स्पीसीज कॉन्सेप्ट। कितने कितने? अपने मॉड्यूल में सिर्फ 2 ही है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज और टैक्सोनॉमी। हम किसको फॉलो करेंगे? टैक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट को। किसको फॉलो करेंगे? टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, तो किसको फॉलो करेंगे? वैसे स्पीसीज कॉन्सेप्ट कितने हैं? हजारों। मैं कह रहा हूं हमारे मॉड्यूल में कितने हैं कितने? पूछो क्यों? क्योंकि एक स्पीसीज के बारे में सोच हर किसी की। मेरे बारे में आप क्या सोचते हो कि हमारा मास्टर है? सोचते हो ना? यस और नो? मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो टीचर हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा। बंदा तो मैं ही हूं उनके लिए। मैं आपके लिए मैं आपका टीचर हूं, गुरुजी हूं, सही है। मेरे बच्चों के लिए मैं पापा हूं, मेरे साथ के मास्टरों के लिए कलीग हूं, फ्रेंड हूं। नहीं समझ रहे? बंदे कितने हैं लेकिन सोच तो बोलो जितने दिमाग उतने कॉन्सेप्ट। जिसने जैसा रिलेशन देखा वैसा कॉन्सेप्ट दे दिया। लेकिन अपने किसको पढ़ रहे हैं? टैक्सोनॉमी को। तो बोलो हम किसको फॉलो करेंगे? टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को। लेकिन हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। किसने दिया था? और एनसीईआरटी में पेज नंबर 2 पे अर्नेस्ट मेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन है ना। तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। समझ रहे हो बात या नहीं? चलो शुरू करते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं। बोलो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। इन्होंने कहा कि भाई जो 2 ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो एक स्पीसीज में है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? ठीक है बात या नहीं? क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो जो 2 ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर सकते हैं, उनको एक स्पीसीज में रखा। देखो स्पीसीज टर्म दी है जॉन रे ने, लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया? अर्नेस्ट मेयर ने। आप एनसीईआरटी में देखें कब पैदा हुए कब मरे, और मरे कब, मतलब लेटेस्ट के हैं। तो इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद करनी है इनके बारे में। किनके बारे में? समझ रहे हैं बात या नहीं? ठीक है, डार्विन ऑफ द। और इन्होंने क्या दिया? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि जब 2 ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर सके, क्या कर सके, तो हम उन्हें एक ही स्पीसीज मानेंगे, एक ही। अब 2 ऑर्गेनिज्म की बात आ गई तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, क्योंकि वो बाई पेरेंटल होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 चीजें अपने दिमाग में अपने को रखनी है, जो कि हमने आगे चल के पढ़ना भी है। हम कहते हैं कि भाई एक तो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, और एक केमिकल, 2 चीजें याद करनी है। बोलो सेक्स ऑर्गन्स स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? कंपैटिबल, फिटिंग होती है। और दूसरा केमिकली कंपैटिबल होते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? केमिकली कंपैटिबल होने का मतलब है कि जो चूहे का स्पर्म है वो कभी बिल्ली के एग सेल को फर्टिलाइज, वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन वाला मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स वाला। सही है बात या नहीं? तो एक स्पीसीज का स्पर्म कभी भी दूसरे स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है इनकी, बात इनकी बिल्कुल। और इन्होंने ये भी कहा कि 2 ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे वही एक। तो इसका मतलब जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे वो एक स्पीसीज कभी नहीं हो सकते। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो, पक्का ना? तो 2 ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर सके, वो एक ही स्पीसीज है। लेकिन साथ में शर्त रखी उन्होंने। पूछो क्या? 2 ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या करें,
और प्रोड्यूस होने वाली ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल्स भी फर्टाइल होने चाहिए, बनने वाले ऑर्गेनिजम्स भी फर्टाइल होने चाहिए। जैसे हम बात करें हॉर्स, तो बोलो हॉर्स फर्टाइल मतलब फर्टाइल है, मेल फीमेल क्रॉस करते हैं तो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, घोड़े ही पैदा होते हैं और वो आगे फर्टाइल होते हैं। यस और नो? बोलो डंकी के साथ भी ऐसा ही है, सही है, लेकिन इन दोनों से म्यूल फर्टाइल नहीं होता। इसका मतलब मैं हॉर्स और डंकी में क्रॉस तो करवा सकते हैं हम, लेकिन इनको एक स्पीसीज नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इनसे बनने वाली नेक्स्ट जो जनरेशन है वो फर्टाइल, तो उनका पहला नियम ये है कि भाई ऑर्गेनिज्म क्या करे, आपस में क्या करे, क्या करे, और फर्टाइल स्पीसीज को, फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करें। तो ये है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, सही है। लेकिन इनसे सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म डिफाइन होते हैं बच्चे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो, अब बताओ ब्लू ग्रीन एल्गी, बोलो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, लोअर प्लांट जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है बात या नहीं? वो तो फिर इससे डिफाइन ही नहीं हो रहे, वो तो इससे डिफाइन ही नहीं हो रहे, समझ रहे हो बात या नहीं? इसीलिए हम फॉलो करेंगे किसको, किसको? टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ, किसको? टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ। देखो जब बात किसकी आ जाए तो बताओ, हम जाएंगे ग्रोस मॉर्फोलॉजी पर। किस पे जाएंगे? और ग्रोस मॉर्फोलॉजी में मैक्सिमम सिमिलरिटीज देखेंगे हम। क्या देखेंगे? मैक्सिमम सिमिलरिटीज देखेंगे हम। जितने ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी उतना ही एक स्पीसीज में आने के चांसेस, समझ रहे हैं बात या नहीं? वो चाहे आपस में रिप्रोड्यूस करें और चाहे आपस में रिप्रोड्यूस करें और चाहे आपस में रिप्रोड्यूस। ग्रोस मॉर्फोलॉजी में दो तरह के कैरेक्टर मिलेंगे, एक तो मिलेंगे वेजिटेटिव और एक मिलेंगे कौन से? फ्लोरल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। यस और नो? तो ज्यादा वेटेज किसको दोगे? समझ रहे हो बात या नहीं? अगर दो प्लांट्स के बीच, बोलो, उनकी लीफ, स्टेम, रूट डिफरेंट हैं लेकिन फ्लावर एक जैसा है, आप एक ही स्पीसीज मानोगे? है ना? रूट, लीफ, स्टेम क्या है? डिफरेंट है, लेकिन फ्लावर, तो बताओ ज्यादा वेटेज किसको दे रहे हो? हाँ, तो हम एक स्पीसीज मानेंगे। एग्जांपल देता हूं, बोलो साल के 3 अलग अलग, बोलो साल के टाइम पे ग्रो करती है गोभी। जिस टाइम पे पत्ता गोभी ग्रो करती है तब फूल गोभी और बंद गोभी नहीं होती, और जिस टाइम फूल गोभी ग्रो करती है उस टाइम पे पत्ता गोभी और जिस टाइम पे बंद गोभी ग्रो करती है उस टाइम पे पत्ता गोभी और। तो बोलो ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटस, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैलोरापा, सही है, और ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटुला, सही है। एनवायरमेंट कितने, प्लांट कितने, स्पीसीज कितनी, बताओ अलग अलग एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। देखने में तीनों अलग अलग हैं। पत्ता गोभी में कैबेज क्या है? बड। फूल गोभी में इन्फ्लोरेसेंस है और बंद गोभी में स्टेम का मॉडिफिकेशन है। सही है बात या नहीं? जो हम खा रहे हैं, सही है। तीनों तीनों की मॉर्फोलॉजी अगर देखी जाए तो क्या है, लेकिन तीनों का फूल एक जैसा है, तो हम किस में मानते हैं? और मजे की बात यह है कि तीनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते, तीनों आपस में। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए सेम टाइम पे फ्लावर होना जरूरी है। बोलो जिस टाइम पे फ्लावरिंग किसमें होती है उस टाइम पे इन दोनों में, और जिस टाइम पे इसमें फ्लावरिंग होगी उस टाइम पे इन दोनों में, और जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो इन दोनों में। क्योंकि ये तीन वैरायटीज बनी ही डिफरेंट एनवायरमेंट्स की वजह से है। हाँ या ना? बोलो हालांकि ये तीनों आपस में रिप्रोड्यूस, तीनों आपस में रिप्रोड्यूस, तो बोलो ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटस, ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलोरापा, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटुला, तीन बायोलॉजिकल स्पीसीज है क्योंकि आपस में रिप्रोड्यूस
लेकिन इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे कि फ्लावर सिमिलर हैं। क्या है? तो बोलो ये तीनों एक टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है। तो हम क्या कहते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया की 3 वैरायटी है। तो बताओ मैं किसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट के या बायोलॉजिकल के? अगर बायोलॉजिकल के अकॉर्डिंग चलता तो मैं कहता ये 3 स्पीसीज हैं, क्योंकि तीनों आपस में रिप्रोड्यूस। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक स्पीसीज के 3 वैरायटी हैं, तो इसका मतलब हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? और इसमें वो सारे ऑर्गेनिज्म भी डिफाइन होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि आपको तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर डिसाइड करना है कि कौन स्पीसीज है और कौन स्पीसीज नहीं है। समझ रहे हैं ये बात? यस और नो? अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको समझ में आया? टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट पढ़ा पहले, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी। तो बताओ ये कितनी बायोलॉजिकल मतलब स्पीसीज है, कितने टैक्सोनॉमिकल है? हाँ पक्का ना? चलो, एक ही ऑर्गेनिज्म से पैदा होने वाले 2 ऑर्गेनिज्म सिबलिंग्स, अगर उनके सेक्स अलग अलग है तो भी सही है बात या नहीं? और सेम हो तो भी सिबलिंग, सेम सेक्स के हो तो भी, डिफरेंट सेक्स के हो तो भी। अब जो सेम सेक्स के हैं मेल मेल रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एक ही स्पीसीज है। सही है बात या नहीं? उस हिसाब से तो बच्चे सेक्स ऑर्गन अगर अलग अलग हो गए तो फिर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो अलग अलग स्पीसीज हो गई ना। तो इसमें ड्रॉबैक ज्यादा थे, इसलिए हम किसको फॉलो कर रहे हैं? क्लियर है बात या नहीं? ऐसे आप याद करो, जो स्पीसीज गायब हो गई, जो स्पीसीज, बोलो फॉसिल्स, और बोलो जो आज है, बोलो नियोटाइप। कभी बोला जाए ना कि ये फॉसिल स्पीसीज है तो आप करना कि समझ जाना कि ये गायब, और बोला जाए कि नियोटाइप है, क्या बोला जाए, तो आप बताना कि आज प्रेजेंट है। सिबलिंग क्या होते हैं? सेम पेरेंट्स के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो डिफरेंट सेक्स के हों चाहे वो सेम सेक्स के हों, उनको क्या कहते हैं? और रिप्रोड्यूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सही है बात या नहीं? और बताओ कि ये तीन बायोलॉजिकल स्पीसीज, एक टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? पक्का? बढ़े फिर आगे। चलो जी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? सब ऊपर से गया ना? पक्का गया? अच्छा, तो कहता पक्का सर। चलो, हाँ बेटा, क्या कर दूं? इसकी कमियां, इसमें फिर हम उनको नहीं समझा सकते ना जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। बीजिए, लोअर प्लांट्स, मोनेरा के मेंबर, फंजाई के वो मेंबर जो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, उनको डिफाइन नहीं कर सकते। किससे? दूसरा, सिबलिंग्स के बारे में बात है कि अगर सिबलिंग सेम सेक्स के हैं तो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात आए तो उस हिसाब से तो फिर वो 2 अलग अलग स्पीसीज हो गई, क्योंकि इन्होंने तो कहा है कि स्पीसीज वो होते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके ड्रॉबैक थे, लेकिन इसके ड्रॉबैक हमें नहीं दिख रहे। ठीक है, चलें भी आगे, पक्का ना? तो हम किसको फॉलो करने जा रहे हैं? चलो 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 चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, खुसर फुसर मत करो भाई। चलो जी, नेक्स्ट बोलो, हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन, है ना? हिस्ट्री में 3, एक तो सबसे पहले याद करना है किसको, अरिस्टोटल। सही है? बोलो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी दोनों ही। बोलो हम जूलॉजी वाले है ही नहीं, हम तो बॉटनी वाले हैं, है ना? तो इन्होंने कहा कि भाई प्लांट जो होते हैं वो 3 तरह के, बोलो ट्री, हर्ब और श्रब। सही है? बड़े पेड़, उनसे छोटे प्लांट, और बिल्कुल छोटे प्लांट झाड़ियां। सही है? हाँ या ना? फादर ऑफ फिलोसफर थे, साइंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। कितने करेक्टर लिए? हाइट, बड़े है, उससे छोटे, उससे छोटे, बस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सारे ट्री एक जैसे हो गए फिर इनके लिए तो, फिर डमरू हो गए। आर्टिफिशियल करेक्टर, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में 1 या 2 करेक्टर को सिमिलरिटीज देखी जाती है।
पढ़ा नहीं था क्या ऐसा? ओ देखो भाई, हाथ में मुंह फाड़ रखा, उबासियां ले रहा, गर्दन भी 10 किलो के साथ में ला रहा है। श्रब, मतलब हर बड़े होते हैं, हर के बाद श्रब आते हैं। अब इसके बाद इनके स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस, ये बड़े से छोटे की तरफ है बच्चे। इनके बाद इनके स्टूडेंट कौन आए? थियोफ्रेस्टस कौन आए? अब उन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने कितने बनाए हैं? उन्होंने कहा 4। बोलो ट्री, हर्ब, श्रब और अंडर श्रब। लो जी, क्लासिफिकेशन हो गया। बोलो यहां भी करेक्टर कौन? हाइट। तो बोलो ये भी क्लासिफिकेशन कैसा? आर्टिफिशियल। सही है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। तो उन्होंने, ये स्टूडेंट थे, उनको कहा कि भाई मैं तो एनिमल पे स्टडी करता हूं, तू प्लांट पे स्टडी कर। तो ये फादर ऑफ बॉटनी हो गए। और याद है आपको, हम टर्म पढ़ के आए हैं, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स। ये टर्म आपको थियोफ्रेस्टस ने दी थी। एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट पढ़ते हैं ना, ये टर्म हमें किसने दी थी? किसने दी थी? थियोफ्रेस्टस ने। सही है। इनके बारे में कोई ज्यादा बात है नहीं। नंबर 3 पे बात करेंगे हम। बोलो कैरोलस, कैरोलस लीनियस। सही है। बोलो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी भी और एनिमल टैक्सोनॉमी भी। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया इन्होंने, किन्होंने? कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखकर दिया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, फिलॉसफी ऑफ बॉटनी का बुक में। किसमें? क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन उस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम दिए। स्पीसीज प्लांटेरम में तो आईसीबीएन 1961 में आई है, नाम इन्होंने 1753 में दे दिए। कह रहा आईसीबीएन के अकॉर्डिंग, आईसीबीएन को बात ही अलग है। बताओ, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? अभी ये मत समझो, सही बात समझो। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ के आए। सही है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक टर्म दी थी इन्होंने आपको, याद है आपको? याद है? कौन सी बुक में लिखा था? याद है? बिल्कुल। तो बताइए, कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी भी, और इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख कर दिया एक बुक में, फिलॉसफी ऑफ बॉटनिका में। लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग प्लांट्स के नाम दिए स्पीसीज प्लांटेरम में, एनिमल्स के नाम दिए सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में। पढ़ा था हमने ऐसा, याद है आपको अच्छे से? फिर हमने इनके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात की, याद है? मैंने कहा था क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस की बात की थी इन्होंने, याद है आपको? प्लांट्स की टोटल 24 क्लासेस दी थी, जिसमें एक क्लास में तो उन्होंने रखे थे क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस क्या होते हैं? हाँ, जिसमें कौन कौन आ गए? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, तीनों एक क्लास। सही है। और दूसरे कौन से थे? फेनेरोगैमस। सही है। और फेनेरोगैमस की क्लास कितने दी? 23। टोटल क्लासेस है 24। कितनी? टोटल क्लास कितनी दी? 24, 24 क्लासेस। जिनमें से एक क्लास किसकी? बोलो हिडन सेक्स ऑर्गन वाले। और 23 क्लासेस किसकी? समझ रहे हैं? फेनेरोगैमस कौन? और इनका क्लासिफिकेशन देखो, जिम्नो और एनजीओ जो होते हैं वो कौन होते हैं? फेनेरोगैमस। इनका क्लासिफिकेशन भी आर्टिफिशियल था। कैसा था? कैसा था? क्योंकि इन्होंने फेनेरोगैमस का क्लासिफिकेशन करते टाइम बच्चे एक ही करेक्टर रखा, स्टेमन। क्या रखा? स्टेमन के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था पूरे के पूरी क्लासेस का। इनका क्लासिफिकेशन कैसा था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कैसा था? और इन्होंने इसे एक बुक में लिखा, नाम था जेनेरा प्लांटेरम। क्या नाम था? क्या नाम था? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा फिलॉसफी ऑफ बॉटनिका में, प्लांट्स के नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से लिखे स्पीसीज प्लांटेरम में, एनिमल्स के नाम लिखे सिस्टेमा नेचुरल के 10th एडिशन में, और अपना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया जेनेरा प्लांटेरम में। किसमें दिया?
नेक्स्ट कौन है आपके मॉड्यूल में? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। देखो इनके बाद कैरोलस लीनियस के बाद क्या हो गया बेटा? प्रॉब्लम है कोई? नहीं समझ में आ रहा तो बैग उठा भाई, ऐसे मत कर। है नहीं है तो बातें क्यों कर रहे हो फिर? 2 मिनट का काम है, पढ़ ले हिस्ट्री, उसके बाद अपने आर एच विटेकर पे आ जाएंगे। बेंथम हुकर के बाद यही पढ़ाऊंगा, यही बताने वाला हूँ कि इसके बाद देखो आप लोग हैं अचीवर के बच्चे, तो आप ये तो है नहीं कि सिर्फ मेरे से डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, काउंटर पे आकर आप बाहर कहोगे सर हमने तो कैरोलस लीनियस के बाद एपीडी कंडोले भी पढ़ा है, तो मैं बता दूंगी बच्चे अपने को पढ़ना नहीं कि अपने मॉड्यूल में है नहीं, फिर भी कोई कि मेरा तो सिलेक्शन इस वजह से अटका हुआ है, तो कैनपो को लेके आओ, मना नहीं कर रहा मैं। इसके बाद मैं बेंथम हुकर के बाद सीधा आर एच विटेकर पढ़ाऊंगा। बच्चा कहे सर मैंने तो आइकलर भी पढ़ा है, मैंने तो ओसवाल्ड टीपो भी पढ़ा है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो आइए ना, मना कहां कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं वही पढ़ा रहा हूं अभी जो आपके मॉड्यूल में और काम का है। बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन इसलिए काम का है क्योंकि आज भी हम इसको यूज में लेते हैं। बताइए बेंथम और हुकर कौन कौन? एक तो जॉर्ज बेंथम और दूसरे जोसेफ डाल्टन, बोथ आर क्यूरेटर्स इन द रॉयल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स के क्यूरेटर। क्यूरेटर वो टेक्सोनॉमिस्ट है जो गार्डन को मेंटेन करते हैं। सही है? सीधे बैठो भाई, सीधे बैठो बिल्कुल। बोलो क्यूरेटर्स। बोलने के लिए मेरे पास इतना कुछ है और टाइम मेरे पास कम है, इसलिए 1 घंटे 35 मिनट में मुझे बोलने दिया करो टॉपिक से रिलेटेड। तुम ज्यादा बातें बोलूंगा मैं, ऐसे डिस्टर्ब करोगे फिर मजा नहीं आएगा, रुक जाता है बीच में फ्लो फिर। सही है बात या नहीं? हाँ, और फिर तुम्हारी बेइज्जती भी हो जाती है। तो अपनी इज्जत आपके खुद में हाथ में है, नहीं क्या? चलो फिर बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई ये दोनों क्यूरेटर थे। क्या थे? 28 से 30 साल तक तो दुनिया घूमते रहे ये, अलग अलग प्लांट ढूंढने के चक्कर में, फिर जाके क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। और इनका क्लासिफिकेशन अपने टाइम का सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन था। कौन सा? इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है ग्रोस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? किसके बेसिस पर? ग्रोस मॉर्फोलॉजी इनका बेस था बच्चे। पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोस मॉर्फोलॉजी, जिसमें आप फ्लोरल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं, लेकिन ज्यादा वेटेज फ्लोरल कैरेक्टर को दिया, रिप्रोडक्टिव को दिया, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक नहीं था। इनका क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक नहीं था। देखो कितने फैमिलीज दी इन्होंने? 202 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज? किसकी? बोलो स्पर्मेटोफाइटा की। देखो आप क्या पढ़ते हो? बोलो एल्गी, बोलो ब्रायो, बोलो टेरिडो, बोलो जिम्नो, बोलो एनजीओ। सही है? बोलो एनजीओ और जिम्नो को बोलेंगे स्पर्मेटोफाइटा। क्या बोलेंगे? फाइटा। फाइटा क्या है? अब तो बता दो। हाँ, फाइटा क्या है? समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो बताइए स्पर्मेटोफाइटा में, इसमें इन्होंने आपको 202 फैमिलीज बताई। स्पर्मेटोफाइटा कौन होते हैं? बोलो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स। इसका मतलब जो फेनेरोगैमस है, बोलो जो, उनको आप स्पर्मेटोफाइटा भी कह सकते हो। फेनेरोगैमस जिनमें सेक्स ऑर्गन क्या है? विजिबल। उनके अंदर बोलो सीड फॉर्मेशन भी होता है। क्या होता है? तो बताओ फेनेरोगैमस टर्म आई कैरोलस लीनियस से, कहां से? और स्पर्मेटोफाइटा बेंथम हुकर से। सही है बात या नहीं? टोटल फैमिली कितनी बताई? प्लांट्स की 202 फैमिलीज। सही है? और उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें से एक तो फैमिलीज इन्होंने किसकी बताई? डाइकोट की। किसकी? कितनी? 165। और जिम्नो की 3 फैमिली, और मोनोकोट की 34। सही है बात या नहीं? यस और नो? मोनोकोट की आपके मॉड्यूल में शायद इतना ही है, इससे आगे नहीं पढ़ना आपने। आपको पता है मॉर्फोलॉजी में टर्म पढ़ते हो, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली, जुड़े हुए पेटल्स, फ्री पेटल्स, वो सब इन्होंने किया काम सारा। इन्होंने फिर डाइकोट को आगे क्या किया? आगे और क्लासिफाई किया। मतलब गैमोपेटेली के अलग दिए, पॉलीपेटेली के अलग दिए, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पेटल्स है ही नहीं, उनको मोनोक्लेमाइडी बोला इन्होंने। ये सारी टर्म्स आप मॉर्फोलॉजी में जो पढ़ते हो वो कहां से आई थी? बेंथम हुकर से। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? यस और नो?
लेकिन इससे आगे हमें डिटेल पूछो क्यों, क्योंकि ये तो सब मॉर्फोलॉजी में पढ़ना ही है आपने, गैमेटोपेटली क्या होते हैं, पॉलीपेटली क्या होते हैं, तो वहां पे ध्यान देंगे। समझ रहे हो बात या नहीं? तो बताइए इनका क्लासिफिकेशन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे था, बोलो किस पे था, किस पे था? और ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में इन्होंने फाइलोजेनी को ध्यान, तभी तो इन्होंने डाइकोट और मोनोकोट के बीच में किसको रखा है? होना ये चाहिए था कि जिम्नो, डाइकोट और मोनोकोट, अगर ये फाइलोजेनेटिक होता तो। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो इन्होंने डाइकोट और मोनोकोट के बीच में किसको रखा? डाइकोट और मोनोकोट के बीच में किसको रखा? तो इनका क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक नहीं है। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन नेचुरल है। लेकिन तो अपने टाइम का सबसे बड़ा पहला नेचुरल क्लासिफिकेशन किसका था? और बताइए आज भी बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम का अरेंजमेंट इनके क्लासिफिकेशन से ही होता है। वो कहते हैं कि भाई हमें क्या लेना इवोल्यूशन से, हमें तो ये है कि भाई इजीली ऑब्जर्व हो जाए चीजें, और वो हमें यहां से हो जाती है। बोला हम जाके प्लांट देखते हैं, प्लांट की लीफ देखते हैं, हमें दिख जाता है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन, तो हम कह देते हैं कि डाइकोट है, विजिबल करेक्टर। मोनोकोट देखते हैं तो पता चल जाता है, जिम्नो देखते हैं तो पता चल जाता है। फ्लावर ही नहीं बनते जिम्नो में, कौन से बनते हैं देखते ही पता चल जाता है, और जिनमें फ्लावर बनते हैं उनकी लीफ देख के पता लगा लेते हैं कि कौन क्या है। तो बोले वो कहते हैं कि हमारे लिए तो इजीली ऑब्जर्व करना है, कौन? प्लांट्स को। तो अगर हम प्लांट क्लासिक बोटेनिकल गार्डन में क्या रखते हो, हर्बेरियम किसका बनाते हो? तो बोलो प्लांट्स का अरेंजमेंट आज भी किसके अकॉर्डिंग होता है? देखो आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग आप सारे ऑर्गेनिज्म अरेंज करते हो। सुनना मेरी बात ध्यान से, आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग आप पूरा लिविंग सिस्टम अरेंज करते हो। लेकिन अगर सिर्फ प्लांट्स की बात आती है, किसकी? तो बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम किससे अरेंज होते हैं? वो कहते हैं हमें क्या मतलब है इवोल्यूशन से, हमें तो मतलब है इजीली ऑब्जर्व होने से, कि भाई हम देखें और हमें पता चल जाए कि भाई कौन से ग्रुप का प्लांट है। तो वो आज भी किसको फॉलो करते हैं? बैंथम हुकर को। इसलिए मैंने कहा था कोई अच्छा नहीं, कोई जो आपको अच्छा फील करे बस वही आप फॉलो करो। अगर आप टेक्सोनोमिस्ट हो, आप स्टूडेंट हो, तो आर एच विटेकर को फॉलो करते हो। लेकिन वही अगर आप क्यूरेटर हो, वही आप अगर, तो आप नहीं फॉलो करते आर एच विटेकर को, कहते हमें नहीं चाहिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, हम तो किसको फॉलो करेंगे? क्लियर है बात अच्छे से? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तो पहला क्लासिफिकेशन किसका, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल है। लेकिन बैंथम हुकर का कैसा है? लेकिन फाइलोजेनेटिक। इसके बाद बात करते हैं आरएच विटेकर। करें शुरुआत? बता रहा हूं बच्चे, बता रहा हूं, मैं आ गया हूं उसी बात पे। फोटो कौन खींच रहा था इधर से? इसमें फोटो खींचने की जरूरत पड़ती है बेटा? फिलोसफर जो ज्ञान बांटते हैं बस। अरे बाबा टाइप। हाँ देखो भाई, जब आप बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन की बात करते हो, किसकी? सुन लो भाई, सुन लो, इधर सुन लो। ऐसे ये बड़ी बुरी बात है तुम लोगों की यार। उसने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने उसको आसान भाषा में आंसर दे दिया, तुम लोग मजाक बना के बैठ गए। बात करना बंद कर दूंगा फिर आपसे ऐसे। हाँ हाँ, अरिस्टोटल, उनका क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल ही था। कैरोलस लीनियस को तो किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस लाए, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद हैकल, फिर कॉपलैंड, और उसके बाद आर एच विटेकर। ये बातें मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। नहीं नहीं, मैंने कहा कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था, और फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर पहली बार आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने किया, स्टेमन के बेसिस पर। वो बात यूं थी कि अगर आप फ्लावर की बात करते हो ना, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में, तो इन्होंने फ्लावरल कैरेक्टर के बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन किया था, स्टेमन के बेसिस पर। लेकिन वो आर्टिफिशियल था, एक कैरेक्टर लिया बस स्टेमन को, ये बोला मैंने। देखो भाई, अब बच्चा कहता है सर आपने कहा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है किसका, कैरोलस लीनियस का। उन्होंने कौन सी बुक में लिखा? जेनेरा, बोलो जेनेरा प्लांटेरम, तो यहां बैंथम हुकर के लिए भी है।
अब बच्चा कहता है मेरे को कैसे पता चलेगी कौन सा जेनेरा प्लांटेरम बेंथम हुकर का और कौन सा? सही है बात या नहीं? बोलो जेनेरा प्लांटेरम लिखा हो, क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, तो आप समझना कैरोलस लीनियस की बात है। किसकी बात है? लेकिन अगर जेनेरा प्लांटेरम के सामने 1, 2 या 3 में से कुछ लिखा हो, जेनेरा प्लांटेरम 1, जेनेरा प्लांटेरम 2 और जेनेरा प्लांटेरम, तो आप समझना बेंथम हुकर की बात है, क्योंकि इनके जेनेरा प्लांटेरम के 3 एडिशन थे, ठीक है, और कैरोलस लीनियस का एक ही था। तो सिर्फ जेनेरा प्लांटेरम लिखा है तो, और जेनेरा प्लांटेरम 1, 2, 3 लिखा है तो, चलो जी इनको इस क्लास में पता नहीं क्या मिलता है ना। और मजे की बात मैं बताऊं आपको, यहाँ क्या बच्चा जब क्लास में तैयारी करता है तो तैयारी करता हूँ हा ये करके, ठीक है। अब माइंड पता है क्या है, माइंड ऐसा है कि जैसा देखता है, जैसा सुनता है, जैसा सीखता है, वैसा ही रिएक्ट करता है। एग्जाम हॉल में जाके बैठता है, वहां होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, वहां तो गर्दन भी हिल जाए, पेन भी नीचे गिर जाए तो इन्विजिलेटर कहता अरे नहीं समझ रहे। अब माइंड को कह रहे हैं कि भाई याद आ जा फिजिक्स का फॉर्मूला, याद आ जा बायोलॉजी का एग्जाम्पल। अब दिमाग कहता है कि भाई चीख तो याद आऊंगा, हो हल्ला कर, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। और वहां क्या है, फिर कहते हैं पढ़ते बहुत है, क्लास भी रोज आता हूं, नंबर नहीं आते। तो आए कहां से भाई, जैसे बैठ के पढ़ना था, जैसे बैठ के एग्जाम देना था वो तो किया नहीं, तैयारी तो किसी और तरीके से कर रहे हैं, नहीं समझ रहे मेरी बात आप। तो ये माइंड हमारा ऐसा ही है बच्चे, जो देखता है, जो ऑब्जर्व करता है वही सीखता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप कभी देखना, आपके सामने कोई डांसर डांस कर रहा होगा ना, और आप सिर्फ बैठे होंगे, तो भी आपकी मसल उसके साथ मूव करती रहती है, हालांकि आप कुर्सी पे बैठे हैं। ये कौन कर रहा है काम? हाँ, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। और सामने वाला अगर तबला या ढोलक बजा रहा है ना यूं करके, तो आपके हाथ भी ऐसे चलने लग जाते हैं धीरे, हाँ ये रिदम आ रही है। तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए हमेशा कहता हूं कि जहां डिसिप्लिन है ना वहीं पढ़ाई है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, जहां डिसिप्लिन नहीं है वहां पढ़ाई नहीं है। इसलिए हमेशा सीधे बैठो और लंबी सांस लेती बताओ, आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था ना, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। कैसा था? एनसीईआरटी से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करो तो एनसीईआरटी बात करती है कैरोलस लीनियस के बारे में। किनके बारे में? कैरोलस लीनियस पहली बार किंगडम सिस्टम लोगों के सामने लाए, समझ रहे हो बात या नहीं? और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? 2 किंगडम में एक किंगडम तो क्या था और दूसरा क्या था? बताया कि जो जिनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, सेल वॉल नहीं थी, वो सारे किस पे थे, और जिनमें सेल वॉल थी और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था वो सारे किसमें थे? यहां मोनेरा, फंजाई, बैक्टीरिया, फंगस, इनका कोई भी अलग अलग कॉन्सेप्ट, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। हालांकि इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, अर्नेस्ट हेकल ने दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, कोपलैंड ने दिया, लेकिन एनसीईआरटी ने उनके बारे में कोई भी बात, पूछो क्यों? मैंने आपको दिया एक पन्ना, सही है, मैंने कहा भाई इसमें 4 टॉपिक लिखे हुए हैं, आपने कहा ठीक है सर, आपने पन्ना फाड़ा और फिर 4 टुकड़े कर दिए और चारों टॉपिक अलग अलग कर दिए। बताओ क्या फर्क है? एक पन्ने पे 4 टॉपिक और 4 पन्नों पे 4 टॉपिक। बोलो एक्सटेंशन ही तो किया है, और कोई फर्क थोड़ी किया आपने। बस ये ध्यान रख लिया कि इसकी लाइन उधर उधर ना कट जाए। बोलो 2 किंगडम का एक्सटेंशन और 3 किंगडम का एक्सटेंशन, तो कोई फर्क ही नहीं था। वो 2 पढ़ लो तो 3, 4 ऐसे ही याद हो जाते हैं। सही में रियलिटी में एक यूनिक क्लासिफिकेशन था आर.एच. विटेकर का। इसलिए 2 के बाद एनसीईआरटी ने सीधा किसको पढ़ाया? उसने 3 और 4 की बात ही नहीं की। वो कह रहे हैं कि 2 को एक्सटेंड करके क्या बने और 3 को एक्सटेंड करके 4। लेकिन उन्होंने कोई चीजों का ख्याल थोड़ी रखा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी 2, 3 और 4 किंगडम में? पूछो क्या थी? पूछो क्या प्रॉब्लम थी? कोई भी फंजाई को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। वो जब देखते थे कहते थे सेल वॉल है, प्लांट है, न्यूट्रिशन देखते थे कहते थे एनिमल है। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? तो बोलो कोई भी फंजाई को डिस्क्राइब, आर.एच. विटेकर ने सीधी चोट ही उस पर की। समझ रहे हो बात या नहीं? उसने फंजाई डिस्क्राइब कर दी और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। हालांकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि आर.एच. विटेकर से लाइकेन, माइकोराइजा, या हम बात करें वायरसेस,
इनको हम कभी डिस्क्राइब नहीं कर पाते, डिफाइन नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी आर.एच. विटेकर ने सॉल्व, इसीलिए हम फॉलो किसको करते हैं। उन्होंने अलग अलग लेवल पर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कैरेक्टर्स यूज किए, अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज की क्लासिफिकेशन करने में, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मतलब मैं अभी बात कर रहा हूं आर.एच. विटेकर की, ठीक है। कौन सा क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कैरेक्टर देखा बच्चे, सेल स्ट्रक्चर, सही है। बोलो सेल स्ट्रक्चर दो तरह की, एक तो होती है सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। बोलो सिंपल प्रोकैरियोट, सही है, और कॉम्प्लेक्स सेल बायोलॉजी पढ़ के आए हो, इसमें स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे आ जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है। बोलो डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स है, सही है। इधर सब सिंपल है, बोलो सेल सिंपल है, सेल स्ट्रक्चर सिंपल है। तो इन्होंने कहा कि जो सिंपल स्ट्रक्चर वाले हैं सारे के सारे सिंपल, वो सारे के सारे, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मोनेरा। तो पहली प्रॉपर्टी इन्होंने क्लासिफिकेशन का किसको बेस बनाया, किसको बनाया, तो इन्होंने कहा मोनेरा में वो सारे आएंगे जो प्रोकैरियोट है, मोनेरा में वो, और इसके ऊपर वो सारे आएंगे जो यूकैरियोट है। मतलब इस पहली लाइन के ऊपर सारे और पहली लाइन के नीचे सारे। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, चलो कोई नहीं, इतनी की आती है, हाँ बायोलॉजी आती है बड़ी, अब वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इस पे ध्यान दो। चलो भाई, दूसरा बोलो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बोलो सिंपल, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यूनिसेल्यूलर, जो सिंगल सेल से बने। और बोलो कॉम्प्लेक्स, बोलो मल्टी सेल्यूलर। देखो मैं ना एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूं, अभी कर दूं, नहीं अभी नहीं कर रहा, मोनेरा की डिटेल करके तब बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो वहां क्या है कि मोनेरा में बैक्टीरिया भी फिलामेंटस मिल जाते हैं, साइनो बैक्टीरिया भी फिलामेंटस मिल जाते हैं, नॉन स्टॉक वगैरह, सेल्स बहुत सारी आपस में जुड़ी होती हैं, कॉलोनियल स्ट्रक्चर भी मिलती है, लेकिन उनको कभी मल्टी सेलुलर नहीं कहा जाता। तो वो बच्चे का हमेशा डाउट ही बना रहता है कि सर नॉन स्टॉक में तो इतनी सारी सेल है और जुड़ के एक फिलामेंट बना रही हैं, फिर भी आप उसको यूनिसेलुलर ही बोल रहे हो, है ना। बताएंगे आपको, वो आगे चल के बात करूंगा, मेरे दिमाग में आई है लेकिन मैं क्लियर जरूर करूंगा इसको। तो बताओ यूनिसेलुलर यूकैरियोट मतलब सेल कैसी है, और बॉडी सिंगल सेल की। सेल कैसी है, सेल कैसी है, हाँ, और बॉडी कैसी है, सिंगल सेल की। तो बोलो उसको उन्होंने क्या बोला, क्या बोला, प्रोटिस्टा। समझ रहे हो बात या नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई दूसरा जो किंगडम है अपना वो कौन सा है, प्रोटिस्टा में वो सारे आएंगे। मतलब इस लाइन से नीचे सारे यूनिसेल्यूलर हैं, इसका मतलब मोनेरा भी यूनिसेल्यूलर, प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्यूलर, क्योंकि इस लाइन के नीचे सारे और इस लाइन के ऊपर सारे। सही है बात या नहीं। बोलो फिर उन्होंने बेस बनाया न्यूट्रिशन को, किसको, बोलो प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। तो इसमें क्या लिखा गया है, ये प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया, ठीक है। भाई आपके एनसीईआरटी में मॉड्यूल में जो डायग्राम है वो थोड़ा सा गोल मोटा सा बनाया मैंने, पतला पतला 3 लाइनें खींच दी बस, है ना। इसको बैलून स्कीम कहते हैं, इसे, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैलून स्कीम बोलते हैं, बैलून की तरह है। समझ रहे हो बात या नहीं। तो बोलो मोनेरा में सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट, क्योंकि अब पता है इस लाइन के नीचे यूनिसेल्यूलर है, तो बोलो यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट और मल्टी सेल्यूलर, ये कौन हो गए, फंजाई, प्लांटी, और इनको बांटा न्यूट्रिशन पे। बोलो ये तो रखे ऑटोट्रॉफ, कैसे रखे, ये हेटेरो, और ये भी एनिमेलिया भी कैसा है, लेकिन दोनों के हेटेरो में फर्क है। पूछो क्या,
बोलो फंजाई होते हैं ऑस्मोट्रॉफ, ऑस्मोट्रॉफ, और ये एनिमल्स हैं होलोजोइक। कौन से हैं? बोलो होलोजोइक और ऑस्मोट्रॉफ में फर्क क्या है? बोलो पचाओ फिर खाओ, बोलो पचाओ फिर खाओ। सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, फंजाई में लाइसोसोम बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको एंजाइम बाहर सीक्रेट करने हैं। ब्रेड पे फंजाई लगता है या फंजाई ब्रेड पे लगता है? दोनों बातें एक ही तो है। ब्रेड पे फंजाई लगता है या फंजाई ब्रेड पे लगता है? हाँ, तो ब्रेड पे फंजाई लगने का मतलब है ब्रेड बड़ा है या फंजाई की सेल बड़ी है? तो फिर भी इंगल्फ कर जाता है ब्रेड को वो। पूछो कैसे? बोलो एंजाइम सीक्रेट करके उसको बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करता है फिर खा जाता है। बोलो जो पहले पचाए और फिर खाए, मतलब एब्जॉर्ब करे, ये ऑस्मोट्रॉफ न्यूट्रिशन है। कैसा है? मतलब ऑस्मोट्रॉफ को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोट्रॉफ को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, समझ रहे हैं? होलोजोइक। बोलो पहले खाए फिर पचाए। हम लोग पहले पूछते हैं है ना, खाते थोड़ी हैं। हम पहले और फिर पचाते हैं। हम कैसे हैं? समझ रहे हो बात या नहीं? तो बताओ कि ऐसा न्यूट्रिशन था इनमें, सही है। हालांकि इन्होंने आगे चल के इनको क्लासिफाई करने के लिए रिप्रोडक्शन को भी बेस बनाया था, है ना, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस भी बेस थी, लेकिन अपने लिए 5 किंगडम तो इसी से बन गया अपने पास। बोलो प्रो सेल स्ट्रक्चर से, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से और न्यूट्रिशन से। यहां तो कोई दिक्कत? पक्का? बढ़ू आगे। अब देखो बच्चों, है बेटा, बॉडी और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में कितनी सिंपल और कितनी कॉम्प्लेक्स है। अब एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई है, सही है। तो बोलो सेल पढ़ लिया, बॉडी पढ़ ली, बॉडी पढ़ ली, सेल पढ़ लिया। एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी जो बहुत सारी सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है। तो वहां सेल पढ़ने से आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी, आपको वो सारे टिश्यू सारे ऑर्गन पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब बॉडी कॉम्प्लेक्स किसकी है? जो एक से ज्यादा सेल से बन रही है, एक से ज्यादा सेल से बन रही है वो तो कॉम्प्लेक्स है, और जो एक सेल से बन रही है वो है सिंपल। हाँ, कल ट्यूसडे 8/3/2022 से आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम की री क्लास स्टार्ट हो रही है। टाइम सुबह 9:30 से लेकर 10:45 तक है। 5th फ्लोर, ए ब्लॉक, रूम नंबर 1, और शेड्यूल नोटिस पर आप देख के जरूर जाए। अब ना मैं आपको बताऊं, क्लास का टाइम हो गया क्या आपने? कोई बात नहीं, कल मैं क्लियर करता हूं बात। आप ना बैलून स्कीम में देखोगे तो मैंने प्लांट को थोड़ा ऊपर लिखा है, फंजाई की लाइन थोड़ी कम ऊपर गई है और एनिमल के बहुत ऊपर गई है, लेकिन आपके मॉड्यूल में तीनों एक ही लेवल पे है। एक तो मैं ये डिफरेंस आपको समझाऊंगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, और दूसरा इसमें 3 लाइनें खिंच रही है। देखो, प्लांटी में लाइन मोनेरा से जा रही है, फंजाई में भी मोनेरा से जा रही है, लेकिन एनिमेलिया में प्रोटिस्टा से जा रही है, मोनेरा से नहीं जा रही। तो इन लाइनों का भी क्या मतलब है, कल अपने बात करेंगे सारे, ठीक है। फिर आर.एच. विटेकर के बाद कार्ल बूस को पढ़ेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि आर.एच. विटेकर को फैला दो तो कार्ल बूस बन जाता है। जैसे 2 को फैलाया, 3 को फैलाया, कुछ यूनिक। तो वैसे बताओ 5 किंगडम का एक्सटेंशन कौन है? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कल करेंगे बात उसके बारे में।